आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम 10th क्लास के लिए दर्पण जो पढ़ाए थे, बोले थे 12th के लिए भी दर्पण का वही सब कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो 10th के लिए है। तो 10th वाले प्लेलिस्ट से आप लोग दर्पण में इमेज का फॉर्मेशंस और समतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशंस और उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह वहाँ से देख लेंगे। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, चाहे वो समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो और अवतल दर्पण हो, वो 10th वाली वीडियो से ही आप लोग काम चलाएंगे। आज हम डायरेक्ट अपवर्तन के लिए देखते हैं कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन को अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन क्या होता? तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता? अपवर्तन कहलाता है। अब है कि विचलित हो जाती है तो किधर चली जाती है? अगर अंग्रेजी में किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स वन मीडियम टू द अनदर मीडियम it deviates from its path. This phenomenon is called refraction of light. हम मानते हैं कि ये एक कोई रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम को हिंदी में विरल माध्यम कहते हैं और ये एक सघन माध्यम है। इसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। अब बात है कि विरल माध्यम कहते किसको हैं और सघन माध्यम किसको कहते हैं। तो इसके लिए मेनली एक मिसकंसेप्शंस है। लोग प्रायः मान लेते हैं कि जिसका घनत्व तो ज़्यादा है वो सघन माध्यम है और जिसका घनत्व तो कम है वो एक विरल माध्यम। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो विरल और सघन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्पीड ऑफ लाइट से है। जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे और जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसको हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। जैसे वायु और जल में कौन सघन है? तो वायु जो है ये विरल है और जल जो है वो सघन है। जैसे कांच और जल में कौन विरल है, कौन सघन है? तो जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, तो जल वहाँ विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा। तो विरल और सघन का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रकाश की चाल से होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये मान लेते हैं कि एक किरण है, यही आपतित किरण कहलाता है। क्या कहलाता? आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर आया है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पे हम क्या खींचते हैं? तो अभिलंब खींचते हैं। आपतन बिंदु पर हम क्या खींचते हैं? तो ये अभिलंब खींचते हैं आपतन बिंदु पर। तो ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। प्रकाश की किरण इस दिशा में जा रहा था, इसी दिशा में चला जाता अगर माध्यम नहीं बदलता। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विरल से जब कभी भी सघन जाएगा
तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो ये अपवर्तन कोण है ये आ रहा है। तो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच कोण क्या है? अपवर्तन कोण आर, और ये आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच ये आपतन कोण। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, जैसे मान लो तो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम को डेंसर मीडियम कहते हैं, और ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम को हम लोग रेरर मीडियम कहते हैं। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई, तो ये आपतन बिंदु है, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया ये क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया ये क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो ये कोण बनेगा ये आपतन कोण आई, और जिस दिशा में ये किरण जा रहा था इस दिशा में जाएगा नहीं, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे जाएगा तो ये मार्ग विचलित होगा। तो मार्ग कैसे विचलित होगा? तो ये जब सघन से विरल आता है तो ये अभिलंब से दूर चला जाता है, अभिलंब से दूर चला जाता। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये अपवर्तन कोण, ये आर है। ये अपवर्तित किरण है, ये कौन सा किरण हो जाएगा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, अंग्रेजी में लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, कोई पूछेगा कि माध्यम बदलने पे प्रकाश की किरण अपनी चाल, अच्छा माध्यम बदलने पे प्रकाश की किरण अपनी मार्ग को क्यों बदलती है? तो मार्ग के बदलने का एकमात्र कारण है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हर माध्यम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होता है, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से इसका जो है स्पीड बदल जाता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण स्पीड ऑफ लाइट बदलता है, जिस वजह से उसका मार्ग भी बदल जाता है। इसका आम लाइफ में अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप एकाएक साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, तो रोड पे अगर साइकिल चला रहे हैं पक्की रोड पे, तो वहाँ साइकिल का स्पीड कुछ और होता है, लेकिन वो एकाएक अगर बालू वाले रोड पे अगर घुस जाए तो वहाँ निश्चित रूप से स्पीड ऑफ साइकिल्स निश्चित रूप से चेंज करता है, और जब कभी भी स्पीड एकाएक चेंज करेगा तो निश्चित रूप से पाथ चेंज होगा। ये एक कारण है। तो प्रायः लोग समझते हैं इस बात को कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे प्रकाश की किरण अपनी दिशा बदलती है, लेकिन दिशा बदल क्यों जाती है इस बात को फोकस करके कोई लोग चर्चा करते नहीं हैं। तो यहाँ जो मार्ग बदलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से उसका स्पीड बदलता, और स्पीड बदलने की वजह से उसका मार्ग बदल जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें लॉ ऑफ, जैसे कि परावर्तन पढ़े थे, तो परावर्तन का नियम था, इसमें भी अगर हम अपवर्तन पढ़ते हैं तो इसमें भी अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वहाँ भी परावर्तन के दो नियम होते थे। एक में होता था आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में
होता है, तीनों एक ही तल में होता। अंग्रेजी में लिखेंगे तो इंसिडेंट रे। अच्छा, यहाँ परावर्तित किरण नहीं आएगा क्योंकि ये अपवर्तन का नियम है, तो यहाँ अपवर्तित किरण आएगा। तो आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता। एक और नियम है जो स्नेल्स का नियम भी कहलाता है। तो हम लोग यहाँ डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक विरल माध्यम है और ये एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम को रेरर मीडियम कहते हैं और सघन माध्यम को डेंसर मीडियम कहते हैं। तो सभी माध्यम का जो ये अपवर्तनांक है ये अलग अलग होता है। तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसको हमने μ1 माना और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है ये μ2 माना। अच्छा, अपवर्तनांक क्या होता है इसके बाद हम जस्ट अपवर्तनांक पे ही आएंगे और इन डिटेल से चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक हकीकत में होता क्या। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई, तो ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब खींच रहे हैं। आपतन बिंदु पे क्या खींच रहे हैं? ये अभिलंब खींच रहे हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये आपतन कोण आई और जिस दिशा में ये किरण जा रहा था उस दिशा में नहीं जाएगा, तो उस दिशा से बदल जाएगा। तो प्रकाश की किरण अपनी दिशा बदलेगी। तो मान लीजिए ये अपवर्तन कोण R हो गया। अब देखिए ये स्नेल्स का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या। अच्छा, ज्या क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे, साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता और कोसाइन को हिंदी में को ज्या कहा जाता। क्या कहा जाता? को ज्या कहा जाता है। और टेंजेंट को स्पर्श ज्या कहा जाता है, स्पर्श ज्या कहा जाता है। साइन को ज्या, कोसाइन को ज्या, टेंजेंट को स्पर्श ज्या। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें क्या है कि दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता। का अनुपात क्या रहता? नियत रहता है। नियत रहता मतलब कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट होगा कितना? तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। तो ये नियत माध्यम के अपवर्तनांक के रेशियो के बराबर होता। ठीक, तो इसको हम लोग स्नेल्स का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स का नियम, यानी स्नेल का नियम। कुछ लोग बोलेंगे सर 10th में तो स्नेल का नियम कुछ और तरीके से पढ़े थे, उसका ये इक्वेशन तो कुछ और था। तो उसके इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। वहाँ जो विरल माध्यम है वो एक स्पेशल कंडीशन था। जब कभी भी विरल माध्यम को हवा मान लिया जाए तो हवा के लिए जो μ1 का मान है वो 1 होता है। μ1 का मान क्या हो जाता? 1। तब जाकर के सघन माध्यम μ2 को हम μ2 नहीं कह के μ कर लेते हैं। μ2 नहीं कह के क्या कर लेते हैं? μ1 को 1 और μ2 को μ कर लेते हैं। तब जाके ये साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटे 1। तो μ2 को μ और μ1 बटे 1 को 1। तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट यानी नियत। क्या बोलते हैं? नियत। तो यही आप लोग 10th में पढ़ते होंगे। साइन आई बटे साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं? μ। तो ये था अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम मेनली यही है, लेकिन एक बार और हम अपवर्तन के नियम को इन डिटेल से बात करेंगे। ये स्नेल्स के नियम को हम दूसरे फॉर्म में पढ़ेंगे।
वो इसमें क्या होता था कि μ2/μ1 ऐसा ही होता, लेकिन μ1 अगर उसमें विरल माध्यम एक हवा हो जाए तो μ1 का मान 1 हो जाता, तो μ2 को मान को क्या बोलेंगे म्यू, तो sin i/sin r इक्वल टू μ2 को म्यू और μ1 को 1, तो μ/1 तो क्या हो जाएगा म्यू sin i/sin r इक्वल टू म्यू हो गया। अब बात करते हैं हम अपवर्तन के नियम को एक बार और इसलिए देखेंगे क्योंकि वहाँ से बात को समझने में आसान रहेगा और हर जगह अप्लाई करना बिल्कुल आसान रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इधर भी कोई एक माध्यम है, इधर भी कोई एक माध्यम है। तो मान लीजिए ये किसी एक माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित हुई है, ये आपतित किरण है और आपतित बिंदु आपतित किरण पे खींचा गया ये एक आपतित किरण है, और जिस बिंदु पर आपतित हुआ इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और इसी बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब। तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा तो ये मान लेते हैं कि थीटा बना। हालांकि इस आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये बात अंडरस्टूड है। और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है म्यू है, तो ये कहता है कौन, स्नेल्स का नियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल, इस माध्यम में बने अभिलंब और किरण के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल, ये जो होता ये नियत होता, नियत होता यानी कांस्टेंट होता। क्या होता? कांस्टेंट होता। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का जो गुणनफल है ये क्या होता? नियत होता। अगर हम मान लें कि कोई एक मीडियम है और इस मीडियम में ये एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, इसको मीडियम 1 कर सकते हैं, माध्यम मीडियम 1, और ये एक माध्यम 2 है जिसको अपवर्तनांक μ2 बोलते हैं। ये एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है और ये एक दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है। मान लीजिए प्रकाश की किरण ये इस तरीके से आई, ये आपतन बिंदु है और ये आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा ये θ1, और ये जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा में तो जाएगा नहीं, ये अपने मार्ग से बदल जाएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये θ1, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा ये θ2 है। तो इस माध्यम के लिए स्नेल्स के नियम से अगर इक्वेशन लिखना हो तो स्नेल के नियम से हम कैसे लिखेंगे? तो हमने कहा था किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में बने किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल नियत होता है। नियत होने का मतलब ना घटता हो ना बढ़ता हो। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का जो गुणनफल होता है, किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और इस माध्यम में बने किरण और अभिलंब के बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं कि sin θ1 बटे sin θ2 इज इक्वल टू μ2 बटे μ1। इसी में आपको पता होगा कि θ1 को प्रायः आप आपतन कोण कहते हैं जिसको आई कह देते हैं, और θ2 को प्रायः आप अपवर्तन कोण कहते हैं जिसको आर कह देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं sin i बटे sin r इज इक्वल टू μ2 बटे μ1। इसी में अगर एक विरल माध्यम हो और μ1 का मान हवा के लिए जो होता है, हवा या निर्वात के लिए 1 हो जाता है, तो 1 कर देंगे तो sin i बटे sin r इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। तो स्नेल के नियम को आप लोग इस तरीके से भी याद रखेंगे। भले ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया, दूसरे से तीसरे में जाता,
तीसरे से चौथे मीडियम में जाता हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा उस माध्यम के अपवर्तनांक और उस माध्यम में बने किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का जो गुणनफल है ये नियत करते चले जाएंगे। अब बात रहा कि 3-4 मीडियम से अगर प्रकाश की किरण अपवर्तित हो करके जा रहा हो तब हम बात क्या करेंगे। अगर 3-4 मीडियम से होकर के अगर जा रहा हो तब अगर हम बात करेंगे तब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा। तो ये एक मीडियम है, ये एक दूसरा मीडियम है, ये एक तीसरा मीडियम है। इसी तरीके से चौथे मीडियम में भी अगर प्रकाश की किरण चली जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, ये एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, ये एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ3 है, ये एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ4। भले 50 मीडियम से ये प्रकाश की किरण जा रही हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्नेल्स के नियम को फॉलो कराने के लिए जैसे मान लेते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हम और भी बात करेंगे। ऐसे इन डिटेल्स हम क्यों बात कर रहे हैं, ये बात अगर स्नेल्स का नियम अगर समझ में आ गया तो अपवर्तन में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्नेल्स के नियम के इर्द गिर्द ही घूमेगा और इसलिए इसको इन डिटेल से समझना ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आई, ये आपतन बिंदु हुआ और आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो पुनः प्रकाश की किरण अपना दिशा बदल दी। ये पुनः एक आपतन बिंदु है और इस आपतन बिंदु पर पुनः एक अभिलंब खींचते हैं, पुनः माध्यम चेंज हुआ, पुनः प्रकाश की किरण अपना दिशा बदलेगी। ये एक आपतन बिंदु होगा और इस आपतन बिंदु पर पुनः एक अभिलंब खींचेंगे और ये प्रकाश की किरण जिस दिशा में जा रही है दूसरी दिशा में हम मोड़ देते हैं। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये आपतन कोण मान लेते हैं कि ये θ1 है, ये मान लेते हैं θ2 है। अच्छा, ये θ2 होगा तो ये भी θ2 होना पड़ेगा क्योंकि एकांतर कोण है। कोई बोलेगा सर कैसे समझ गए, तो ये भी अपने बिंदु पर अभिलंब है, ये भी अपने बिंदु पर अभिलंब है, तो निश्चित रूप से ये दोनों आपस में समानांतर है। तो ये θ2 है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, θ2 ही होगा। अच्छा, ये एंगल अगर हम θ3 मान लें तो ये भी एंगल निश्चित रूप से θ3 ही होगा और ये एंगल हम θ4 मान लेते हैं। हालांकि ये θ4 θ1 के इक्वल हो सकता है, ये इक्वल कब होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली एक लाइन बोल दें, जिस मीडियम से किरण इंसिडेंट हुआ हो उसी मीडियम में अगर किरण जा रहा हो तो ये θ1 θ4 के बराबर हो जाएगा और μ1 μ4 के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ऊपर एयर से प्रकाश की किरण आई और नीचे पुनः एयर में ही चला जाएगा, ये अपवर्तनांक बराबर होगा और अपवर्तनांक बराबर होगा तो ये एंगल बराबर भी हो जाएगा। वो कैसे हो जाता है उसके लिए हम कल वीडियो बनाएंगे। कल जो बताएंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी आयताकार कांच के टुकड़े से अपवर्तन जब हम बताएंगे तो उसमें बात समझ में आएगा। अब देखिए, ये इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 2 है और ये इंटरफेस 3। तो फर्स्ट इंटरफेस के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें स्नेल के नियम से, किसके नियम से, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से लिखना चाहें तो हम यहाँ क्या लिखना चाहें, तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या। तो इस माध्यम में बने किरण और अभिलंब के बीच कोण कितना, तो θ1, कोण की ज्या मतलब साइन, तो μ1 साइन थीटा ये बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो μ2 साइन θ2 का, तो μ2 साइन θ2 को। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो μ2/μ1 इक्वल टू μ2/μ1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन θ1 बटे साइन θ2, तो साइन θ1 बटे साइन θ2। ये पृष्ठ 1 से, किस 1 से, तो पृष्ठ 1 से। उसी तरीके से दूसरे नियम से अगर हम लिखना चाहें पृष्ठ 2 के लिए, पृष्ठ 2 के लिए अगर हम बात करें पुनः स्नेल के नियम से ही, तो क्या होगा, तो इस माध्यम के लिए जो आपतित किरण है ये है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसके लिए जो अपवर्तित किरण होगा ये किरण हो जाएगा। तो इस दूसरे फेस के लिए अगर हम बात करें तो इसमें इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है μ2,
साइन थीटा 2। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना μ2, और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, तो कोण थीटा 2, कोण के ज्या का गुणनफल दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम में जो प्रवेश किया इसका अपवर्तनांक μ3, और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच कोण की ज्या तो साइन थीटा 3। तो साइन थीटा 2 बटे साइन थीटा 3 इज इक्वल टू μ3 बटे μ2। ये तो पृष्ठ 3 के लिए अगर हम बात करें, पृष्ठ 3 के लिए, तो पृष्ठ 3 के लिए अगर बात करेंगे तो कितना, तो ये μ3 क्या हो जाएगा, तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक तो μ3, और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक तो μ3, और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता। यहाँ भी देखना चाहें तो साइन थीटा 3 बटे साइन थीटा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ4 बटे μ1। तो इस तरीके से स्नेल्स के नियम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का जो गुणनफल है नियत होता है। नियत होने का मतलब है कि ये हमेशा फिक्स होगा, इसका मान घटने बढ़ने वाला नहीं है, चाहे एक मीडियम से दूसरे में चले जाए या दूसरे से तीसरे में चले जाए। तो सारे माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा बराबर होगा। इसी के बराबर हम μ3 साइन थीटा 3 प्लस μ4 साइन थीटा 4 कर सकते हैं। ये मान कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है। किसका, तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच के, जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सबको एक साथ बराबर लिखा जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक टर्म आ गया था अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक को भी इन डिटेल से हम देखना चाहेंगे। तो आज अपवर्तनांक के बारे में भी हम बात इन डिटेल से करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। जनरली जो हम लोग अंडर 10th में पढ़ते हैं अपवर्तनांक का डिफिनेशन, तो अपवर्तनांक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो इसके बारे में हम इन डिटेल से बात करेंगे। ये एक तरीके का तालिका है। जैसे आप होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक तालिका मिलता होगा, रोटी 10 रुपये पीस, तवा रोटी 10 रुपये पीस, बटर वाला जो रोटी आता है वो 15 रुपये पीस। तो ये सब उसमें रेट लिखा होता है, एक तरीके का इंडेक्स लिखा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक तरीके का इंडेक्स है। बोलेगा सर किस तरीके का इंडेक्स है, तो ये जो अपवर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपना दिशा बदलती है, और इसी दिशा बदलने की जो घटना है उसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ये कहीं न कहीं अपवर्तन जो होगा कितना होगा, कितने डिग्री के एंगल से मुड़ेगा, उस बात के लिए ये फोकसित करता है। ये मतलब किसी भी माध्यम का यह एक विद्युत चुंबकीय गुण है जो अपने में प्रकाश की दिशा की मोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे मान लीजिए हवा से कांच में गया या कांच से प्रकाश की किरण जल में जा रहा है, तो वो प्रकाश की किरण के दिशा को कितने एंगल पे मोड़ेगा ये कौन बताएगा, तो अपवर्तनांक बताएगा। तो अपवर्तनांक को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यह एक विद्युत चुंबकीय गुण है, विद्युत चुंबकीय या किसी भी माध्यम का विद्युत चुंबकीय गुण है। यह एक विद्युत चुंबकीय गुण है जो किसी माध्यम में प्रकाश के किरण को मोड़ने यानी कितना बेंड करेगा, मोड़ने की क्षमता प्रदर्शित करता। मतलब कितना मोड़ेगा या कितना मुड़ेगा, इस बात के लिए वो इंडिकेट करेगा।
तो ये अपवर्तनांक होता क्या है? तो अपवर्तनांक ये एक विद्युत चुंबकीय गुण है। आज कोई पूछेगा सर ये विद्युत चुंबकीय गुण आप कैसे कह दिए कि किसी भी माध्यम का ये एक विद्युत चुंबकीय गुण है? तो अपवर्तनांक के लिए हम अपवर्तनांक को या तो म्यू से डिनोट किया जाता है, इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है, इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है, कुछ इस तरीके से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे। अब म्यू इक्वल टू क्या होता है? तो हमने बताया था इसी को एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपको वाटर का अपवर्तनांक चाहिए, तो हवा में प्रकाश की चाल और वाटर में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस जल का अपवर्तनांक बोलेंगे। ये कांच का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे मान लीजिए कोई मीडियम 1 है, इसका अपवर्तनांक चाहिए, तो हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अच्छा, ये अपवर्तनांक कहते हैं। तो कोई पूछेगा सर आप विद्युत चुंबकीय गुण कैसे बोल दिए? तो देखिए, तो किसी भी जो माध्यम का अपवर्तनांक है इसको म्यू से डिनोट करते हैं, तो या एन से भी डिनोट करते हैं। तो अभी हम अपवर्तनांक को म्यू से नहीं डिनोट करके एन से डिनोट कर देते हैं। एन से क्यों किए? रिप्लेस इसलिए हमने कर दिया क्योंकि अभी म्यू का एक और विद्युत चुंबकीय गुण मतलब चुंबकशीलता के लिए भी अपवर्तनांक म्यू का सिंबल उपयोग किया जाता है, इसलिए हमने अपवर्तनांक को एन से डिनोट कर दिया। तो देखिए सी नोट का वैल्यू क्या होता था, याद है? अंडर रूट म्यू नोट इंटू इप्सिलॉन नोट। ये हवा की चुंबकशीलता है, ये हवा का विद्युतशीलता। तो हवा की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता का गुणनफल अंडर रूट करेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल आएगा। किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो उस माध्यम की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर। तो म्यू नोट इक्वल टू सी नोट इक्वल टू क्या होगा? तो 1/रूट अंडर म्यू नोट इंटू इप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय ये किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल तो 1 डिवाइडेड बाय ये म्यू इंटू इप्सिलॉन। तो इसी को अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ये मेन डिवाइड तो मेरा ये है, तो ये एन अपवर्तनांक जो है ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू इंटू इप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट म्यू नोट इंटू इप्सिलॉन नोट। तो म्यू को हम क्या बोलते हैं? ये म्यू नोट इंटू म्यू आर, और इप्सिलॉन को बोलते हैं ये इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। तो एन इक्वल टू ये म्यू नोट इंटू म्यू आर और ये इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? म्यू नोट इंटू इप्सिलॉन नोट। तो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, इप्सिलॉन नोट से इप्सिलॉन नोट कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर। ये म्यू आर क्या है? म्यू आर जो है ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है। म्यू आर क्या? ये आपेक्षिक चुंबकशीलता है किसी भी माध्यम का। चुंबकशीलता क्या? ये चुंबकशीलता कहीं न कहीं चुंबकीय गुण को ही तो प्रदर्शित करता है। ये विद्युतशीलता क्या? तो आप ये एप्सिलॉन आर को हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। विद्युतशीलता मतलब कहीं न कहीं ये अपवर्तनांक जो है ये आपेक्षिक चुंबकशीलता और विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक विद्युत चुंबकीय गुण है जो प्रकाश की किरण को मोड़ने की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब कोई कहेगा सर आप ये बात कैसे बोल दिए कि प्रकाश की किरण के मोड़ने की दिशा को बताता। तो हमने अभी तुरंत स्नेल्स का नियम पढ़ा है। स्नेल्स का नियम बोलता है जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपना दिशा बदलती है। तो ये किसी भी माध्यम की जो अपवर्तनांक है और उस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या, उस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या और उस माध्यम के अपवर्तनांक ये क्या होता था? नियत होता है। ऑब्वियस है जहाँ एंगल का मान बढ़ेगा वहाँ अपवर्तनांक का मान घटेगा, जहाँ एंगल का मान घट जाएगा वहाँ अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। इस बात के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो कहीं न कहीं किरण के मुड़ने की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए ये था स्नेल्स के नियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे जिस बच्चों को लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से ये वीडियो को शेयर करें और आप लोग लाइक वाइक भी क्या करें।
तो हम आपके लिए पूरे सीरीज 12th के लिए फुल तैयारी हम इस YouTube चैनल पे करवाएंगे। 12th के लिए ख़ास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और आप लोग को जहाँ भी कहीं भी दिक्कत होगा तो हम प्लेलिस्ट में जो वीडियो बना हुआ है उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो धीरे धीरे 11th के लिए भी वीडियो अपलोड किया जाएगा और 9th 10th के लिए भी करेंगे बारी बारी से। तो अभी फ़िलहाल मेरा मेन फोकस ये है कि 12th का एक बार कॉन्सेप्ट पूरा अपलोड कर दें, उसके बाद इसका अल्टरनेट डे में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। आप लोग निश्चित रूप से कोऑपरेट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे अपने साथियों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। चलिए धन्यवाद।